हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2 देखने वाले हैं। और इसमें हम सीखने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। लेकिन उसके पहले हमको काफ़ी बेसिक चीज़ पढ़ना है, जिससे ऑलरेडी मैंने बताया था। देखिए कि सेल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स किस तरीके के कॉइलिंग से बने हुए होते हैं। उस कॉइलिंग के थ्रेड को अगर आप बाहर करोगे और इसको इस तरह करोगे तो लास्ट में जो आप पाओगे डबल हेलिक्स का, वो डीएनए कहलाता है। फिर डीएनए के छोटे छोटे जो सेगमेंट्स हैं जो प्रोटीन्स बनाते हैं वो जीन्स कहलाते हैं। तो ये सारी चीज़ मैंने बताया था और इसके बाद आपको और बताना था। तो चलिए डीएनए के बारे में और समझते हैं। जैसे देखिए ये है डीएनए, या ये समझिए डबल स्ट्रैंड वाला, मतलब 2 स्ट्रैंड, एक ये हो गया और एक इस तरफ हो गया। और ये है आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड। तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का जो फुल फॉर्म है वो है राइबो न्यूक्लिक एसिड। इस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। एसिड इसलिए बोला गया दोनों को क्योंकि इनका जो ये स्ट्रैंड है इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप है जो फॉस्फोरिक एसिड है, और उसी की वजह से ये दोनों एसिड हैं। मतलब दोनों का जो नेचर है वो एसिडिक है। और उसके बाद फिर न्यूक्लिक इसलिए बोला गया क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। आरएनए आपको पता है mRNA न्यूक्लियस में पाया जाता है, न्यूक्लियस से बनता है ऐसा समझिए। और डीएनए तो न्यूक्लियस में ही रहता है, उसके बाहर तो ये होता ही नहीं है। तो न्यूक्लिक एसिड इसलिए बोला गया क्योंकि लोग न्यूक्लियस में होते हैं। उसके बाद फिर जो वर्ड बचता है, जैसे यहाँ पे डीऑक्सी राइबो और यहाँ पे राइबो वर्ड, देखिए न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड के बाद यहाँ पे राइबो, और यहाँ पे जो डीऑक्सी राइबो, इसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। देखिए अभी राइबो, या ऐसा समझिए यहाँ पे 5 कार्बन शुगर, पेंटोस जिसको बोलते हैं, 5 कार्बन का शुगर। तो ये दोनों भी 5 कार्बन के शुगर हैं जिसको राइबोस बोला जाता है। तो जो आप ये दोनों स्ट्रक्चर देख रहे हो ये राइबोस हैं और दोनों एग्जैक्टली सिमिलर हैं। तो इन दोनों में आपको कोई फर्क नहीं दिखाएगा सिवाय यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो फिलहाल जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इनको राइबोस बोला जाता है। और सिंस इसके अंदर एक ऑक्सीजन नहीं है, तो जब भी एक ऑक्सीजन का एटम नहीं होता है तो उतने पार्ट को डीऑक्सी बोला जाता है, डीऑक्सी। तो राइबोस ये भी है, राइबोस ये भी है। ये डीऑक्सी राइबोस इसलिए हो गया क्योंकि इसके अंदर एक ऑक्सीजन नहीं है। उसका ये जो 2 आप देख रहे हो ये है नॉमेनक्लेचर, जो हम नेमिंग करते हैं। तो जैसे कार्बन का नेमिंग हम करेंगे तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, और यहाँ पे कार्बन नंबर 5 है। तो ये जो डीऑक्सी है ये सेकेंड कार्बन पे है, और इसीलिए यहाँ पे 2 डीऑक्सी राइबोस है। तो 2 को तो छोड़िए, लेकिन डीऑक्सी राइबोस का मतलब आपने ये समझा कि ऑक्सीजन वहाँ पे मिसिंग है। राइबोस के अंदर वो एक सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन मिसिंग है, जिसके वजह से आप डीऑक्सी राइबोस बोलोगे, और ये राइबोस है। और यही वजह है कि आप डीएनए को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलोगे और आरएनए को राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलोगे। तो ये दूसरी बात होगी। पहला तो ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। दूसरा ये इसका नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और इसका नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड। इतनी चीज़ मैंने आपको बताया। उसका देखिए ये जो स्ट्रैंड होता है ये किसका बना हुआ होता है, चाहे इसकी बात करिए चाहे इसकी बात करिए, दोनों सेम होता है, जिसको आप बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। याद रखिए न्यूक्लियोटाइड, जो आप बाद में भी सुनोगे। यहाँ पे आपको बताता हूँ। जैसे देखिए ये दोनों स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं, चाहे डीएनए की बात करिए चाहे आरएनए की बात करिए। तो पहले तो ये 5 कार्बन शुगर है, उसके बाद ये जो है ये फॉस्फेट ग्रुप है, और उसके बाद ये है नाइट्रोजन बेस। इतने 3 चीज़ को आप न्यूक्लियोटाइड बोलोगे, इतने 3 चीज़ को आप न्यूक्लियोटाइड बोलोगे, याद रखिए। तो ये तो छोड़ दीजिए। ये जो स्ट्रैंड है ये किसका किसका बना है, एक तो शुगर का और दूसरा फॉस्फेट। यहाँ पे आप देखोगे तो शुगर फॉस्फेट बैकबोन लिखा है, वो आरएनए का भी वही है और डीएनए का भी वही है। फिर ये पूरा का पूरा स्ट्रैंड इसी चीज़ का बना होता है, शुगर फॉस्फेट, एक इस तरफ और एक इस तरफ। यहाँ पे भी वही है शुगर फॉस्फेट, यहाँ पे भी वही है शुगर फॉस्फेट। तो अब ये दोनों के बीच में जो आप देख रहे हो ये है नाइट्रोजनस बेस पेयर। बेस इसलिए बोला गया क्योंकि बेसिक की नेचर है। नाइट्रोजनस इसलिए बोला क्योंकि उसके जितने भी कंटेंट है सब नाइट्रोजन ही है। ये जो आप देख रहे हो ATCGTA GC, ये यहाँ पे देखिए। C मतलब साइटोसिन, G मतलब ग्वानिन, फिर A मतलब एडेनाइन और T मतलब थायमिन। सबको अगर आप देखोगे तो N है जिसको आप बोलोगे नाइट्रोजनस बेस पेयर। और वही चीज़ यहाँ पे भी देखो, C मतलब साइटोसिन, G मतलब ग्वानिन इसके जैसा, A मतलब एडेनाइन इसके जैसा, U मतलब यूरासिल इसके जैसा नहीं है। बस एक फ़र्क आप करिए कि जो इनका नाइट्रोजनस बेस है ये बॉन्ड बना रहा है, थोड़ी देर बाद बताता हूँ।
तो ये जो नाइट्रोजनस बेस है इसमें एक खास फर्क क्या है कि डीएनए के अंदर थायमिन होता है और आरएनए के अंदर कभी भी थायमिन नहीं होता है, यूरेसिल होता है। ये याद रखिए थोड़ा सा, उसके बाद और भी देखेंगे। तो सिस्टोसाइन है, ग्वानिन है, एडेनाइन है, थाइमाइन है, लेकिन सिस्टोसाइन है, ग्वानिन है, एडेनाइन है और यूरेसिल है। कोई भी आरएनए हो, चाहे एमआरएनए, टीआरएनए, सब के अंदर थाइमिन आपको देखने को नहीं मिलेगा, यूरेसिल मिलेगा। और डीएनए में थाइमिन होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि ये डीएनए है, तो डीएनए में कभी भी एडेनाइन जो है, हाँ यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि ग्वानिन 2 रिंग का होता है और एडेनाइन भी 2 रिंग का होता है, लेकिन सिस्टोसाइन 1 रिंग का होता है, 1 रिंग आप देख रहे हो, और थाइमिन भी 1 रिंग का होता है। उसी तरह सेम चीज़ है, सिस्टोसाइन 1 रिंग का है, ग्वानिन 2 रिंग का है, एडेनाइन 2 रिंग का है, और थाइमिन और यूरेसिल दोनों भी 1-1 रिंग के हैं। तो कभी भी जो एडेनाइन है 2 रिंग वाला आप देख रहे हो, एडेनाइन 2 रिंग वाला, यहाँ पे कलर्स का डिफरेंस हो गया, ये दोनों अलग अलग डायग्राम थे, इसके लिए कलर्स का डिफरेंस हो गया। कभी भी एडेनाइन थाइमिन से मिलता है, बॉन्ड फॉर्म करता है, और इसके बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं। इनके भी बॉन्ड के नाम हैं, आपको ज़रूरत नहीं उसकी। तो बेस, नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और वो डबल बॉन्ड हमेशा एडेनाइन और थाइमिन में होता है, और ट्रिपल बॉन्ड सिस्टोसाइन और ग्वानिन में होएगा। ये आप याद रखिए, सिस्टोसाइन और ग्वानिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है और एडेनाइन और थाइमिन में डबल बॉन्ड होता है। और हमेशा एडेनाइन जो है वो थाइमिन से ही फॉर्म करता है बेस, पेयरिंग फॉर्म करता है, और सिस्टोसाइन ग्वानिन से भी करता है। और उसका उल्टा समझिए, अगर इस तरफ ग्वानिन है तो इस तरफ सिस्टोसाइन आएगा, इस तरफ अगर थाइमिन है तो इस तरफ एडेनाइन आएगा। और इसको याद करने का ट्रिक हमने जो पढ़ा था अपने स्कूल में वो ये था कि एप्पल ऑन ट्री, तो एप्पल ऑन ट्री, और दूसरा हमने पढ़ा था कि कार ऑन गैरेज, या इन गैरेज, कार इन गैरेज और एप्पल ऑन ट्री। तो हमेशा ए जो है वो टी के साथ मैच करेगा, टी जो है वो ए के साथ मैच करेगा, सी जो है जी के साथ मैच करेगा, और जी जो है सी के साथ मैच करेगा। ये हो जाएगा किसके अंदर, डीएनए में। लेकिन जब आरएनए की बात करेंगे तो वही चीज़ है, कार इन गैरेज, सी जी के साथ मैच करेगा, ए एप्पल ऑन ट्री था, एप्पल ऑन ट्री था, लेकिन यहाँ पे एप्पल के बाद यू आ गया, तो अंडर ट्री बोल दीजिए आप, गिर गया वो, सपोज करिए कि एप्पल जो है ट्री में से गिर गया, तो एप्पल ऑन अंडर ट्री हो गया, अंडर। तो आरएनए में ए सी के साथ रहता है और डीएनए में ए टी के साथ रहता है, और जी और सी तो सेम रहता है। ये आपको बहुत अच्छे से समझना है कि एडेनाइन हमेशा थाइमिन के साथ बेस पे पेयर फॉर्म करता है, सिस्टोसाइन ग्वानिन के साथ फॉर्म करता है, उसी तरह थाइमिन वापस से सेम हो जाएगा, रिवर्स हो गया, और ग्वानिन रिवर्स हो गया। लेकिन जब इसका हम देखेंगे, जब हम आरएनए का, एमआरएनए का फॉर्मेशन देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे जो ए है वो उसका पेयरिंग यू के साथ होता है, यहाँ पे थाइमिन होता ही नहीं है। ये एक चीज़ अच्छे से याद रखना है कि आरएनए में यू नहीं, थाइमिन नहीं होता है, यू होता है। और सिस्टोसाइन का जो पेयर है वो ग्वानिन से होएगा, लेकिन एडेनाइन का जो पेयरिंग है वो यूरेसिल से होता है। तो ये एक चीज़ इतना याद रखिए। रिंग के बारे में आपको बता दिया, सब में 4 नाइट्रोजनस बेस पेयर हैं, सी जी ए टी, सी जी ए यू, टी के जगह पे यू आ गया। चलिए इसके बाद और देखते हैं। अब देखिए, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वो करता क्या है, वो एमआरएनए बनाता है, कुछ मैसेज देता है एमआरएनए को, जो न्यूक्लियस के बाहर जाता है और एक प्रोटीन बनाता है। अब प्रोटीन क्यों बनाता है, क्योंकि प्रोटीन आपको मालूम है कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे स्ट्रक्चर के लिए, अंदर जो रिएक्शंस होता है उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए, हार्मोन्स के लिए, डिफेंड करने के लिए, बहुत सारे चीज़ के लिए प्रोटीन का यूज़ होता है, जो डेली होता है, हर दिन होता है, हर पल होता है। इवन अभी भी प्रोटीन का फॉर्मेशन बॉडी के अंदर बन रहा है, हर सेल के अंदर। तो ये डिफरेंट जो प्रोटीन्स बनने वाला है, उसका जो इन्फॉर्मेशन है कि कौन सा प्रोटीन बनने का है, वो डीएनए देता है। स्टूडेंट्स ये याद रखिए कि डीएनए ये बताता है कि कौन सा प्रोटीन बनने वाला है, लेकिन वो जो प्रोटीन बनेगा, डीएनए इन्फॉर्मेशन बताता है कि कौन सा प्रोटीन बनेगा, तो वो इन्फॉर्मेशन लेके कौन आता है, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, जो हम इसके बाद देखेंगे। तो आरएनए मतलब इसके टाइप से आरएनए के टाइप से वो एमआरएनए, तो वो मैसेज लेके आता है कि डीएनए ने मुझे बोला है कि ये वाला प्रोटीन बनने का है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए होता है और डीएनए न्यूक्लियस के बाहर नहीं आ पाता है। इसके लिए वो जिस प्रोटीन को बनाना होता है उसका जानकारी, जो इन्फॉर्मेशन है, वो एमआरएनए को देता है, और एमआरएनए क्या करता है, बाहर आता है पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाने के लिए। अब प्रोटीन किसका बना होता है स्टूडेंट्स, ये आप एक याद रखिए। तो प्रोटीन्स जो भी होते हैं, जितने भी प्रोटीन्स आप देखोगे, जितने भी टाइप्स के प्रोटीन्स देखोगे, तो वो अमीनो एसिड से बने होते हैं।
अमीनो एसिड, सब के सब देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्डिंग होता है, अलग अलग अमीनो एसिड्स, सब अलग अलग अमीनो एसिड के बॉन्डिंग को मिलाकर जो बनता है उसको बोलते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, आपका जो स्ट्रक्चर है वो कंट्रोल करेगा, आपके बॉडी का फंक्शन प्रॉपर करेगा। तो प्रोटीन का बनना हर टाइम हर वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किस तरीके का प्रोटीन बनने वाला है इसका इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास है। और फिर देखो अमीनो एसिड्स के बारे में अगर बात करेंगे तो सारे के सारे अमीनो एसिड्स डिफरेंट है। वैसा देखा जाए टोटल 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स होते हैं और सब अलग अलग मिल के अलग अलग प्रोटीन बनाते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन में अलग अलग प्रोटीन बनते हैं। यहाँ पे 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि जब दो अमीनो एसिड्स मिलते हैं और एक बॉन्ड बनाते हैं तो उस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। अब पेप्टाइड का मीनिंग आप मत देखिए, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं ये समझिए, या आप उसको पेप्टाइड चेन बोल सकते हो। लेकिन अगर दो से ज़्यादा बनते हैं अमीनो एसिड्स तो उसको पॉलीपेप्टाइड बोला जाता है। बहुत सारे अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं। अब कैसे कैसे, कभी ये यहाँ रहेगा, कभी ये यहाँ रहेगा, कभी ये यहाँ रहेगा, कभी ये यहाँ रहेगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे ऐसा बहुत सारे बड़े बड़े चेन बनाते हैं जिसको आप पॉलीपेप्टाइड चेन बोलोगे। और अलग अलग कॉम्बिनेशन अलग अलग प्रोटीन्स के मतलब अलग अलग प्रोटीन्स बताते हैं। तो आप याद रखिए कि प्रोटीन्स क्या है, अमीनो एसिड्स के चेन है, ऐसा समझिए। चलिए थोड़ा सा और देखेंगे, उसके बाद लेसन्स का शुरुआत करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि डीएनए जो है एमआरएनए बनाने को चल रहा है। ये है एमआरएनए, डीएनए क्या करने चल रहा है, एमआरएनए बनाएगा। तो ये डबल हेलिक्स का डीएनए है फिलहाल। और उसके बाद बीच में अगर आप देखो तो हेलिक्स टूट गया है, मतलब ये जो कॉइल था वो कॉइल ओपन हो गया है। तो ये करता कौन है, ये आरएनए पॉलीमरेज करके जो एज मतलब एंजाइम, तो आरएनए पॉलीमरेज जो है नाम का जो ये देख रहे हो आप एंजाइम, ये एंजाइम का सबसे पहला काम क्या है कि इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग था हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो तोड़ देता है। तो एक स्ट्रैंड एक तरफ चला जाता है और एक स्ट्रैंड एक तरफ चला आता है। तो किसी एक स्ट्रैंड के ऊपर एमआरएनए का बनना शुरू होता है, एमआरएनए। तो कोई भी एक स्ट्रैंड के ऊपर, तो सपोज करिए यहाँ पे आप देख रहे हो ये स्ट्रैंड के ऊपर बनने वाला है। तो होगा कैसे, अब सबसे पहले सपोज करिए, अब यहाँ पे तो इतना बना कर दिखाया हुआ है पर ये बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। तो ये आप एक देख रहे हो, तो यहाँ पे ए दिख रहा है और ऊपर ये दिख रहा है। तो ये क्या है, ये है फॉस्फोरस और शुगर, और ये है नाइट्रोजन बेस। तो ये पूरा अगर देखेंगे तो न्यूक्लियोटाइड मैंने आपको पहले बताया था कि फॉस्फोरस और शुगर और उसके साथ जो बॉन्डिंग है नाइट्रोजन बेस का, इन तीनों को मिला के न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है। तो ये एक आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है। तो अगर आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है तो ए रहेगा उसके अंदर, ए रहेगा, फिर सी रहेगा, फिर जी रहेगा और यू रहेगा, यूरेसिल रहेगा क्योंकि आरएनए है। लेकिन यहाँ पे यूरेसिल आपको नहीं दिखेगा क्योंकि ये डीएनए का स्ट्रैंड है। यहाँ पे ए रहेगा, टी रहेगा, देखिए टी आएगा क्योंकि यहाँ पे यूरेसिल है, यहाँ पे थाइमिन है। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड आया, फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड आया, तीसरा आया, चौथा आया, ऐसा आते रहेगा। तो एक जो रेंज आप देख रहे हो यहाँ पे जो बन रहा है वो है एमआरएनए। दरअसल एमआरएनए जो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे लिया है, इसने कुछ तो इन्फॉर्मेशन लिया है, डीएनए ने कुछ इन्फॉर्मेशन इसको दिया है कोडेड फॉर्म में, जिसके वजह से एक प्रोटीन बनने को है जो न्यूक्लियस के बाहर बनेगा। तो फिलहाल तो ये अभी न्यूक्लियस में है, तो इसको बोलते हैं आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स। अब यहाँ पे कोडिंग लेकर ये एमआरएनए क्या करने वाला है, अब न्यूक्लियस के बाहर आने वाला है, जो आप यहाँ पे देखोगे। तो न्यूक्लियस के अंदर से वो बाहर आया। अब यहाँ पे डिफरेंट कोडिंग, सब पे नाम नहीं लिखा हुआ है, डिफरेंट कोडिंग है। तो ये एमआरएनए है जिसने मैसेज लेके आया, जिसको आप बोलोगे मैसेंजर आरएनए। तो उसने कुछ मैसेज लाया है, किस चीज़ का मैसेज लाया, उसने कौन से प्रोटीन बनने को है उसका मैसेज लाया। उस मैसेज को लेके वो न्यूक्लियस से बाहर आता है साइटोप्लाज्म में। देखिए ये जो एरिया आप देख रहे हो, जगह बीच बीच में, ये साइटोप्लाज्म में जो स्टिकी रहता है, जिसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स चिपके हुए रहते हैं, सपोज ऐसा करिए। तो उसके अंदर राइबोसोम्स भी होते हैं। तो वो राइबोसोम्स की तरफ आता है, ये आता है राइबोसोम्स की तरफ। राइबोसोम्स, ये आप देखिए राइबोसोम है। राइबोसोम दो पार्ट का होता है, एक बड़ा यूनिट होता है और एक छोटा यूनिट होता है। छोटे यूनिट पे वो मैसेंजर आरएनए जो मैसेज लेके आया है वो वहाँ पे सपोज यहाँ पे फिक्स हुआ, ऐसा देखिए। तो ये राइबोसोम है, मतलब ये राइबोसोम आरएनए से बना है, राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये आरएनए ही है, इसे समझिए, आरएनए जिसको बोलते हैं। अब इसके यहाँ पे आप अगर देख रहे हो तो ये प्लेटफॉर्म है किसका, मैसेंजर आरएनए। अब इसके पास मैसेज आया था, डीएनए ने दिया था जी, फिर यू, फिर यूसी, फिर जीयूसी। तो अब देखिए अब यहाँ पे प्रोटीन बनना है। तो अब प्रोटीन कौन सा बनेगा, प्रोटीन देखिए अमीनो एसिड्स के चेन को प्रोटीन बोला जाता है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो तीन का जो कोडिंग आप देख रहे हो इसको बोलते हैं ट्रिपलेट कोडोन। और अब क्या होने वाला है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कोडोन आने वाला है जो ट्रांसफर आरएनए लेके आने वाला है, टीआरएनए।
तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब देखिए यू है तो एडेनाइन आएगा, यूरेसिल के साथ एडेनाइन रहेगा, यूरेसिल के साथ एडेनाइन, यूरेसिल के साथ एडेनाइन, यूरेसिल के साथ एडेनाइन। सी है तो कार इन गैरेज तो जी रहेगा, जी है तो जी सी रहेगा, फिर जी है तो वापस सी रहेगा, यू है एडेनाइन रहेगा, सी है जी रहेगा। तो ट्रांसफ़र आरएनए क्या करता है, जो कोड लेके आता है उसको बोलते हैं एंटी कोड। ये कोडोन है, ये एंटी कोडोन है, और ये जब इसके ऊपर आके फिक्स होता है तो एक अमीनो एसिड रिलीज़ कर देता है। एक अमीनो एसिड रिलीज़ करके फिर ये चला जाता है विदाउट अमीनो एसिड के। मतलब कोडोन और एंटी कोडोन मिल के एक अमीनो एसिड रिलीज़ किया। अब देखिए 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स थे, उसमें से एक अमीनो एसिड यहाँ पे दिया, उसके बाद दूसरा टीआरएनए आएगा, फिर वो दूसरा देगा, तीसरा आएगा, इसको स्टडी करेगा, तीसरा देगा। ऐसा करते 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 लास्ट में एक स्टॉप कोडोन भी आता है स्टूडेंट्स, जो ये प्रोसेस को स्टॉप कर देता है और पूरे के पूरे प्रोटीन के जो ये जो अमीनो एसिड्स के जो लंबे चेन बनते हैं वो एक प्रोटीन पूरे बन जाते हैं और प्रोसेस खत्म हो जाता है। यहाँ पे आपको समझना है कि कौन कौन से अमीनो एसिड्स आ रहे हैं। जैसे ए और जैसे यू और एंटीकोडोन आया ए, तो इसने कौन से प्रोटीन कौन से अमीनो एसिड्स को दिया, फिर इसके वजह से कौन सा अमीनो एसिड आने वाला है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो तो यहाँ पे देखिए ए है, तो यहाँ पे यू रहेगा, क्योंकि आरएनए है, टीआरएनए है, तो आरएनए में यूरेसिल ही रहेगा, थाइमिन तो रहेगा नहीं तो एप्पल ऑन ट्री होता था तो टी आता था, लेकिन यहाँ पे टी नहीं आएगा क्योंकि ये आरएनए मैंने आपको पहले बताया था। तो अब यू है और यहाँ पे ए है, और यहाँ पे जिस प्रोटीन का अमीनो एसिड्स का नाम दिया है वो लाइसिन है। हमने जो 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स का लिस्ट इसके पहले देखा था उसके अंदर लाइसिन भी था। तो ए और यू इसके वजह से लाइसिन आने वाला है। तो यहाँ पे तो नाम नहीं दिया है। अगर यहाँ पे यू सी जी है और यहाँ पे ए जी सी है तो यहाँ पे कौन सा अमीनो एसिड्स रहेगा, यहाँ पे नाम तो दिया नहीं लेकिन कौन सा रहेगा ये आप पता लगा सकते हो। जी यू सी है और यहाँ पे सी ए और जी आएगा, तो इससे कौन सा अमीनो एसिड आने वाला है इसको अगर आपको समझना है तो सबसे पहले लाइसिन के बारे में देखते हैं कि कैसे ये लाइसिन हो रहा है। मतलब ए रहेगा और यू आएगा। ये तो पक्की बात है कि अगर mRNA में ए है तो एडेनाइन जो है वो हमेशा यूरेसिल से मिलेगा, क्योंकि आरएनए में यूरेसिल होता है। तो इसके वजह से जो प्रोटीन आने वाला है वो कौन प्रोटीन यहाँ पे जो मिलने वाला है वो कौन सा रहेगा। देखिए प्रोटीन यहाँ पे मिलते रहता है और ये प्रोटीन का लंबा चेन बनता है जिसको पॉलीपेप्टाइड चेन बोलेंगे, और मतलब अमीनो एसिड्स जुड़ते रहते हैं जिससे प्रोटीन बनता है। अमीनो एसिड्स के चेन को मैंने आपको बताया था पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। चलिए लाइसिन कैसे मतलब ये जो अमीनो एसिड्स रहेगा ये लाइसिन रहेगा, ये आपको कैसे समझेगा, तो इसके लिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए ये एक चार्ट है, तो ये चार्ट में आपको समझना है। जैसे अब देखिए बेस पे आप देखिए ए है, तो आपको बेस देखना है स्टूडेंट्स, ये वाला नहीं देखना है। चार्ट के अंदर आपको mRNA का जो कोडिंग है वो देखना है। ट्रिपलेट कोडोन बोलते हैं जिसको, 3 का होता है, और ये 3 खसकता है ऐसा भी समझिए। 3 मतलब एक ट्रिपलेट के तरफ राइबोसोम आगे की तरफ मूव होता है, राइजोम इस तरफ मूव होता है। तो ट्रिपलेट कोडोन में ए है, तो पहला आपको क्या करना है, फर्स्ट पोजीशन है, फिर सेकंड पोजीशन है, फिर थर्ड पोजीशन है। पहला फर्स्ट पोजीशन पे आपको चल रहा है, तो इतने में से अमीनो एसिड्स आने वाले हैं, मतलब ये अमीनो एसिड्स और ये अमीनो एसिड्स गायब हो जाएंगे। तो ये पहला ए आपने देखा, फिर दूसरा ए आपको देखना है सेकंड पोजीशन पे। देखिए पहला ए आपको इस तरफ चलना है, दूसरा आपको इस तरफ आना है, तो दूसरा ए यहाँ पे है। ए आपको देखिए ए यहाँ पे है, ए दूसरा यहाँ पे आएगा। तो अब इसकी वजह से क्या हो गया, इस तरफ और इस तरफ सब चले गए। मतलब अब इतने में से ये भी जा चुका है स्टूडेंट्स, आपको मालूम है पहले चला गया था। मतलब अब जो है वो इतने में से आने वाला है। और उसके बाद तीसरा जो ए है वो आपको थर्ड पोजीशन में यहाँ से चलना है। जैसे यहाँ पे देखिए यू है, सी है और ए है और जी, तो ए पे आपको चलना है, तो ए से आपको चलना है। तो अब अगर आप देखते हो तो सिर्फ और सिर्फ ये बच रहा है LYS, जिसका मतलब है लाइसिन। तो इस तरीके से आप चाहें तो कौन सा अमीनो एसिड्स टीआरएनए बना रहा है ये आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो ये चार्ट आपको समझना है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए म्यूटेशन के बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था कि आपको थोड़ा म्यूटेशन समझना है। जैसे यहाँ पे अगर एक डीएनए का बेस स्ट्रैंड है और जिसका कोडिंग इस तरह लिखा है TAA, मतलब हमारा जो डीएनए है उसके अंदर अगर इस तरीके का कोडिंग है और किसी भी वजह से हो जाता है स्टूडेंट्स कि हमारा जो एक पेयर होता है जैसे TGC, और TGC जो था वो हट के उसके जगह पे ये रिप्लेस हो जाता है डीएनए में, तो इसके वजह से एक बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है ऑफस्प्रिंग को, उसको बहुत कोई बीमारी आ सकती है। और वो किसी वजह से भी हो सकता है, आप मतलब अगर आप रेडिएशन से एक्सपोज हो, आप सिगरेट ज़्यादा पी रहे हो, तो ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से डीएनए का जो सीक्वेंस है उसके अंदर चेंजेस आ जाएगा सडनली, और उसकी वजह से क्या होगा कि आपके बाद का जो जनरेशन रहेगा उसके अंदर बहुत सारे बीमारियां आ सकती है, माइनर से लेके मेजर बीमारी आती है।
इसको हम बोलते हैं म्यूटेशन, जिसको ह्यूगो राइज ने बताया था म्यूटेशनल थियरी करके, मैंने आपको बोला था, वो आप समझिए। तो ये कोडिंग की वजह से होता है। कोडिंग में अगर डिफरेंस आ गया डीएनए के कोडिंग में, देखिए ये डीएनए कोडिंग है, याद रखिए, आपको थाइमिन से समझ में आ जाएगी कि डीएनए है, यूरेसिल नहीं यहाँ पे, और ये डीएनए के कोडिंग में ही होता है ये म्यूटेशन, यहाँ पे आप समझिए। तो ये आपको देखना है। चलिए अब हम क्या करते हैं, चलते लेसन की तरफ। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या था टेक्स्ट बुक में कि कैन यू टेल में कि स्केच एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड वेरियस टाइप्स ऑफ आरएनए। तो आपको डीएनए का स्ट्रक्चर बनाना, डायग्राम बनाना है, और अलग अलग टाइप्स के जो आरएनए हैं उनका डायग्राम बनाना है। तो डीएनए का जो डायग्राम है आप यही बना सकते हो इसी तरीके से, और ये सारे जो लेबल है ये आप कर सकते हो। और उसके बाद अगर टाइप्स ऑफ आरएनए की बात करेंगे तो आप टीआरएनए इस तरीके से बना लीजिए, और एमआरएनए आप इस तरीके से बना लीजिए, थोड़ा सा यहाँ तक, और आरआरएनए आपको इस तरीके से थोड़ा सा बनाना है, और बीच में थोड़ा सा ऐसा आपको ड्राइंग कर देना है, तो आपका आरआरएनए बन जाएगा। फिर जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो क्या लिखा है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड गिव नेम्स ऑफ सम डिसऑर्डर्स। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या है वो आप बताइए, और कुछ नेम बताइए डिसऑर्डर्स के। तो ए जेनेटिक डिसऑर्डर इज़ एन इलनेस। जेनेटिक डिसऑर्डर एक ऐसा बीमारी है कॉज्ड बाय चेंज इन पर्सनस डीएनए। तो डीएनए के अंदर जो म्यूटेशन आपने देखा था वैसा अगर कोई चेंजेस आता है तो ऐसे बीमारी को आप जेनेटिक डिसऑर्डर बोलोगे। इट इज़ ए प्रॉब्लम कॉज जेनेटिकली। ये प्रॉब्लम जेनेटिकली होता है बाय म्यूटेशंस। आपने देखा इन द जीन के चेंजेस, जो सीक्वेंस में चेंजेस आता है न्यूक्लियोटाइड के, उसकी वजह से होता है। एग्जाम्पल क्या है, सिकल सेल एनीमिया, मैंने आपको बताया था, जिसमें सेल्स जो ब्लड सेल्स होते हैं वो राउंड भी होते हैं, और साथ मतलब सिकल सेल में ब्लड जो है वो कर्व हो जाते हैं, मतलब एक बहुत कम हो जाते हैं, उसका शेप अलग हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आता है। थैलेसेमिया भी इसी तरीके का ब्लड को लेके डिसीज़ है। डायबिटीज़ है, और भी ऐसे कैंसर भी हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे डिसीजेस जो हैं वो इनबॉर्न हो जाते हैं बच्चों को। तो ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर्स है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या लिखा है टेक्स्ट बुक में। स्टार्ट हो रहा है अभी। With the help of RNA, the genes present in the form of DNA participate in the functioning of cell and thereby control the structure and functioning of the body. तो आपका बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करेगा, आपके बॉडी के स्ट्रक्चर्स प्रॉपरली मेंटेन होंगे। वो कब होंगे, जब टाइम टू टाइम प्रोटीन्स बनते रहेंगे बराबर। तो प्रोटीन्स बनने के लिए डीएनए क्या करता है, आरएनए का हेल्प लेता है, और आपको मालूम है कि आरएनए से मैसेज भेजता है प्रॉपर प्रोटीन बनने के लिए, जिसके वजह से आपका बॉडी क्या करेगा, फंक्शन करेगा एकदम बराबर। तो बराबर वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। फिर देखिए, इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टोर्ड इन द डीएनए। सिंथेसिस मतलब बनना। तो कौन सा प्रोटीन बनने वाला है उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए के अंदर स्टोर्ड होता है। एंड सिंथेसिस ऑफ अप्रोप्रिएट प्रोटीन, और एक सही प्रोटीन का सिंथेसिस होना, एक बराबर प्रोटीन का, रिक्वायर्ड प्रोटीन का बनना एज पर रिक्वायरमेंट इज नेसेसरी फॉर द बॉडी। कोई भी गलत प्रोटीन बनेगा तो बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो एक बराबर प्रोटीन बनना ज़रूरी है आपके बॉडी के अंदर। तो इन द सिंथेसिस ऑफ अप्रोप्रिएट प्रोटीन एज पर रिक्वायरमेंट इज नेसेसरी फॉर बॉडी। तो बॉडी के लिए वो प्रोटीन ज़रूरी है जो रिक्वायर्ड है। दीज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए। तो वही प्रोटीन जो ज़रूरी प्रोटीन्स होते हैं, ये प्रोटीन्स बनाता कौन है, डीएनए। लेकिन किसके हेल्प से, थ्रू द आरएनए, आरएनए के हेल्प से, क्योंकि डीएनए को जो प्रोटीन बनाना है उसने वो कोडिंग आरएनए को दिया है। आरएनए बाहर जाके टीआरएनए की मदद से क्या करता है, प्रोटीन्स को बनाता है, अमीनो एसिड्स के चेन को बनाता है। तो यहाँ पे सेंट्रल डॉगमा क्या है कि दीज प्रोटीन्स, या ऐसे समझिए कि इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन्स सिंथेसिस इज स्टोर्ड इन द डीएनए। कौन सा प्रोटीन बनने वाला है उसका इन्फॉर्मेशन डीएनए के अंदर स्टोर्ड है, और एक सही प्रोटीन का बनना बॉडी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये प्रोटीन जो होते हैं, दीज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए थ्रू द आरएनए। दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डॉगमा। तो इसको आप बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा। एक टर्म दिया सेंट्रल डॉगमा का, मतलब वही है कि जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है जो डीएनए आरएनए की हेल्प से बनाता है उसको बोला जाता है सेंट्रल डॉगमा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, एमआरएनए इज प्रोड्यूस्ड एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स आप देख रहे हो, अलग अलग न्यूक्लियोटाइड से, मैंने बताया था न्यूक्लियोटाइड्स 1, 2 और 3 चीज़ को न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से एमआरएनए बन जाता है। तो एमआरएनए इज प्रोड्यूस्ड एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन डीएनए के एक स्ट्रैंड पे। ओनली वन ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस। दोनों स्ट्रैंड में से किसी एक स्ट्रैंड का यूज होता है। द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन एमआरएनए बीइंग प्रोड्यूस्ड इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री। एमआरएनए में जो सीक्वेंस है वो कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब सी है तो जी रहेगा, जी है तो सी है, टी है तो ए है, टी है तो ए है। ये टी आपको इसमें दिख रहा है डीएनए में, लेकिन आपको पता है कि आरएनए में टी नहीं आएगा। तो यहाँ पे ए है तो
यू रहेगा। तो यहाँ पे लिखा है कि द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के जो सीक्वेंस है वो कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अपोजिट रहेंगे। टी के लिए अलग आएगा, ए आएगा, मतलब जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया था वही रहेगा, लेकिन उसी को आप कॉम्प्लीमेंट्री बोलोगे। तो द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन mRNA बीइंग प्रोड्यूस्ड इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए स्ट्रैंड यूज्ड फॉर सिंथेसिस। जिस डीएनए स्ट्रैंड को आपने यूज़ किया उसके अंदर जो भी सीक्वेंस आप देख रहे हो उसका जो न्यूक्लियोटाइड आरएनए से आने वाला है वो कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, अपोजिट रहेगा। फिर उसके अलावा क्या लिखा है, फिर देखिए बिसाइड्स देयर इज यूरेसिल इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थाइमिन। तो आपको मैंने पहले बताया था कि आरएनए में थाइमिन नहीं रहेगा, डीएनए में आप थाइमिन देख लीजिए, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में देख लीजिए, अगर यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो डीएनए में थाइमिन रहेगा, लेकिन यहाँ पे थाइमिन कभी नहीं रहेगा, यूरेसिल रहेगा। देखिए एडेनिन हमेशा थाइमिन से मिलता था, लेकिन आरएनए के पास थाइमिन नहीं है तो एडेनिन यूरेसिल से मिलेगा। तो यहाँ पे वही लिखा है कि बिसाइड्स देयर इज ए यूरेसिल इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थाइमिन ऑफ डीएनए। दिस प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए के सिंथेसिस आरएनए जो बन रहा है इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन, जो आपको पहला पढ़ना था। चलिए इसके आगे और देखते हैं। द mRNA फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में जो mRNA बना यहाँ पे, अब वो बाहर आता है न्यूक्लियस के बाहर। तो द mRNA फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस कम्स इन साइटोप्लाज्म। वो क्या करता है, साइटोप्लाज्म में आता है। चलिए एक बार और देखते हैं। द mRNA फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस कम्स इन साइटोप्लाज्म। तो mRNA जो बाहर आता है न्यूक्लियस को छोड़कर वो पहले साइटोप्लाज्म में आता है, जो ये जगह आप देख रहे हो, फिर वहाँ पे वो राइबोसोम की तरफ आने वाला है। तो इट ब्रिंग्स इन द कोडेड मैसेज फ्रॉम डीएनए। डीएनए की तरफ से उसने कोडेड मैसेज लाया कि कौन सा प्रोटीन बनने वाला है। द मैसेज कंटेन्स द कोड्स फॉर अमीनो एसिड्स, मतलब कौन से अमीनो एसिड वहाँ पे टीआरएनए देने वाला है वो मैसेज, उसके अंदर वो कोड होता है। द कोड फॉर ईच अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। एक अमीनो एसिड के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड होगा, कोड 3 का, जैसे 3 का आप देख रहे हो। एक से एक अमीनो एसिड नहीं बनता, 3 से बनता है, ये आपको समझना है। तो यहाँ पे लिखा था कोड फॉर ईच अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, इट इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट कोडोन। तो 3 यहाँ पे देखिएगा, बनते बनते mRNA बाहर आया, फिर mRNA में जब ये आने वाला अमीनो एसिड्स आने वाला तो वो 3 एंटी कोडोन रहेगा उसके पास, तो 3 यहाँ पे कोडोन भी रहेंगे। तो 3 कोडोन को क्या बोला जाता है, ट्रिपलेट कोडोन। ये इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कौन से प्रोटीन से कौन से कोडोन से कौन सा प्रोटीन बन रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ए साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, हैज़ मेड एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन द डिस्कवरी ऑफ ट्रिपलेट कोडोन्स। तो ट्रिपलेट कोडोन के बारे में जो आप देख रहे हो उसमें इनका भी कंट्रीब्यूशन है। कोडोन्स फॉर 20 अमीनो एसिड्स मैंने आपको बताया था। फॉर दिस वर्क ही हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द नोबल प्राइज। उनको नोबल प्राइज भी दिया गया इन 1968 अलॉन्ग विद 2 अदर साइंटिस्ट। 2 और साइंटिस्ट के साथ में इनको नोबल प्राइज दिया गया, उनका कंट्रीब्यूशन था इसके अंदर। फिर आगे चलते हैं कि ईच mRNA इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडोन्स। अब एक mRNA में थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडोन होते हैं, थाउजेंड्स, आप देखिए कितने होते हैं। फिर क्या लिखा है कि एज पर द मैसेज ऑन mRNA। तो mRNA के ऊपर जो मैसेजेस हैं, अमीनो एसिड्स आर सप्लाइड बाय द टीआरएनए। तो आपको मालूम है टीआरएनए क्या करता है, जुड़ता है और आगे जाता है और अमीनो एसिड के चेन बनते हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया। तो अमीनो एसिड्स आर सप्लाइड बाय टीआरएनए। फॉर दिस पर्पस टीआरएनए हैज़ एंटी कोडोन। तो टीआरएनए के पास जो कोडोन है उसको एंटी कोडोन बुलाया जाता है, और ये कोडोन होता है हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस। उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, ये ए है तो ये यू रहेगा। एंटी कोडोन हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस टू द कोडोन ऑन mRNA, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। तो देखिए क्या लिखा है कि टीआरएनए हैज़ एंटी कोडोन हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस टू द कोडोन ऑन mRNA, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। तो इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, वो ट्रांसलेट कर दे रहा है कि कौन सा ये बोल रहा है कि हम दोनों समझ के बता सकते हैं कि कौन सा अमीनो एसिड्स होने वाला है, तो वो ट्रांसलेशन कर रहा है, ऐसे समझिए। फिर द अमीनो एसिड्स ब्रॉट इन बाय टीआरएनए। तो टीआरएनए जो अमीनो एसिड्स ला रहा है आर बॉन्डेड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे जब मैंने इसके पहले बताया था कि ऐसे से वो पेप्टाइड बॉन्ड से होते, ज़्यादा रहेंगे तो पॉलीपेप्टाइड बोल देंगे। तो द अमीनो एसिड्स ब्रॉट इन बाय टीआरएनए आर बॉन्डेड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स विद द हेल्प ऑफ आरआरएनए। तो आरआरएनए के हेल्प से मतलब यहीं पे आरआरएनए की हेल्प से वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। चलिए फिर आगे देखते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग। तो अब राइबोसोम क्या करता है, आगे की तरफ चलता है और 3 का गैप लेता है, मतलब एक ट्रिपलेट का। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मतलब राइबोसोम आगे की तरफ मूव होता है, इस तरफ मूव होता है वो राइबोसोम। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द mRNA के एक एंड से दूसरे एंड की तरफ चलता है बाय द डिस्टेंस ऑफ 1 ट्रिपलेट कोडोन। तो एक ट्रिपलेट कोडोन का डिस्टेंस जैसे यहाँ पे है, तो अब ये इतना यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, फिर
फिर ये उसके अंदर आके अटैच होएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। लोकेशन चेंज करता है उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो यहाँ पे समझना है कि द राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ mRNA टू अदर एंड बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडोन। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। सच मेनी चेन्स कम टुगेदर, इससे बहुत सारे चेन्स बनते रहते हैं और सच मेनी चेन्स कम टुगेदर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, तो बहुत बड़े चेन का प्रोटीन बनता है। दिस प्रोटीन्स कंट्रोल वेरियस फंक्शंस इन द बॉडी। आपको मैंने पहले बताया कि प्रोटीन्स बहुत सारे काम करते हैं, तो दिस प्रोटीन्स कंट्रोल वेरियस फंक्शंस इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर अपीयरेंस टू। और वो कैसे दिखते हैं वो सारी चीज़ों के ऊपर मतलब प्रोटीन बहुत सारे काम करते हैं। तो अब उसके बाद आगे देखते हैं ये कहाँ तक चलते रहता है। एक मिनट, एक चीज़ ये बता रहा हूँ कि राइबोसोम तब तक चलते रहेगा जब तक एक टाइम ऐसा है कि टीआरएनए जो कोडिंग लेके आएगा वो स्टॉप कोडोन रहेगा, स्टॉप कोडोन। तो स्टॉप कोडोन क्या करेगा, फिर वो प्रोसेस को स्टॉप कर देगा और अमीनो एसिड के जो लिंक रहेंगे उतने लिंक से जो भी प्रोटीन बना है उतने पे काम खत्म हो जाएगा। तो एक स्टॉप कोडोन भी होता है, ये आपको समझना है। चलिए इसके बाद देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स लाइक देमसेल्व्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, नया इंडिविजुअल बनाता है, अपने ऑफस्प्रिंग को बनाता है, उसी के जैसा बनाता है। एंड सम ऑफ दीज दोज जीन्स आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, और वही कैरेक्टर फिर नेक्स्ट जनरेशन में चला जाता है जीन्स के थ्रू विदाउट एनी चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं होता है। ड्यू टू दिस सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स आर ट्रांसमिटेड टू देयर ऑफस्प्रिंग। और यही वजह है कि जीन जो कैरेक्टर्स लेके आता है वही कैरेक्टर्स हमको मिल जाते हैं, फिर हमसे वो आगे के जनरेशन में जाते हैं। लेकिन आगे क्या लिखा है कि हावेवर समटाइम्स सडन चेंजेस अकर इन दोज जीन्स। मैंने आपको बोला था कि देखिए यहाँ पे जो चेंजेस हुआ था म्यूटेशन, तो हावेवर समटाइम्स सडन चेंजेस अकर इन दोज जीन्स, समटाइम्स एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन चेंजेस। जैसे 3 न्यूक्लियोटाइड मैंने बोला था, जैसे ये हो गया शुगर और फॉस्फेट और ये हो गया नाइट्रोजन बेस, तो ये न्यूक्लियोटाइड है, तो और ट्रिपलेट का न्यूक्लियोटाइड तो कभी रिप्लेस हो जाता है। तो समटाइम्स एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन चेंजेस इट्स पोजीशन दैट कॉजेस ए माइनर चेंज। कभी कभी माइनर होता है, कभी कभी बहुत मेजर हो जाता है। तो माइनर चेंज विच इज नथिंग बट द म्यूटेशन, इसको बोलते हैं म्यूटेशन। सम म्यूटेशंस मे बी माइनर, सम म्यूटेशंस माइनर होते हैं बट सम मे बी कंसिडरेबल, सम तो बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल होते हैं। एग्जाम्पल, म्यूटेशन मे कॉज द जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक सिकल सेल एनीमिया। यहाँ पे जिससे देखिए ये सेल्स के हीमोग्लोबिन का कंटेंट और ये सेल के हीमोग्लोबिन के कंटेंट में कितना फ़र्क है। इसके अंदर हीमोग्लोबिन का कंटेंट ज़्यादा है, आपको ऑक्सीजन अच्छे से मिलेगा, पर इसके अंदर हीमोग्लोबिन का कंटेंट बहुत कम है, आपको ऑक्सीजन बहुत कम मिलेगा। उसके बाद इनके चलने में जो बात है वो इनके चलने में नहीं, ये कहीं पे भी जाके कभी कभी ये स्टिक हो जाते हैं, तो ये बहुत प्रॉब्लम करते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया ये जेनेटिकल डिसऑर्डर है। फिर उसके बाद आगे देखिए क्या लिखा है उसके बाद यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपको एक जेनेटिक म्यूटेशन दिखने को मिल रहा है फ्रूट फ्लाई पे। अब देखिए ये जो फ्लाई आप देख रहे हो इसको सेपियाइड है, सेपियाइड मतलब रेडिश ब्राउन, इसके आइज़ रेडिश ब्राउन है, म्यूटेशन की वजह से हुए हैं। और दूसरा आप देख रहे हो तो बार आइड है, बार आइड मतलब एकदम छोटे छोटे आइज़ हो गए। और तीसरा अगर आप देख रहे हो तो म्यूटेशन की वजह से इसके विंग ही चले गए हैं, जैसे इसके विंग थे पर थे, यहाँ पे विंगलेस हो गया। तो ये सब जो चेंजेस आप देख रहे हो ये सडन चेंजेस है, जिसको आप म्यूटेशनल चेंज बोलते हो। और ये इसके वजह से हुआ कि उनका जो डीएनए था उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड जो थे वो उनके मतलब पैटर्न में चेंजेस आ जाता है। फिर आगे देखिए कि दिस इज़ एवरलास्टिंग प्रोसेस एंड ये एवरलास्टिंग प्रोसेस है एंड इज़ वन ऑफ द प्रूफ ऑफ प्रोफेसर या ऐसा समझिए प्रूफ फॉर डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो डार्विन्स का जो नेचुरल सिलेक्शन का जो थियरी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए ये वीडियो को यहाँ पे फिनिश करते हैं। होप करता हूँ आपको समझ में आए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।